क्योंकि कृष्णा पटेल की तरफ से या अपना दल की तरफ से जो टिकट घोषित किए गए थे आज शाम 5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास जो टिकट घोषित किए गए थे, वो टिकट अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से डिस्कस करने के बाद घोषित नहीं किए गए थे। आपकी स्क्रीन पर नहीं किए देखिए, थे। ये देखिए होता क्या है प्रज्ञा जी, राजनीति में जब आप किसी गठबंधन में हैं तब आप गठबंधन में बातचीत करके टिकट घोषित करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर लिस्ट वार चला आज अपना दल के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच। लिस्ट वार आपके सामने है। देखिए, पहले अपना दल ने टिकट घोषित कर लिए अपने लेटर पैड के ऊपर और कृष्णा पटेल आ गई। कृष्णा पटेल का बयान भी पीसीआर यहां पर लाया जाए और कृष्णा पटेल आ गई और कृष्णा पटेल ने यह बयान दे दिया कि हमने जो है फूलपुर से, मिर्जापुर से और कौशाम्बी से हमने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इन 3 सीटों पर हम लड़ेंगे जी, हमने कह दिया है और हम लड़ेंगे। हमारी पहले बात हो गई थी। उसके बाद ये सबको लगा कि दिस इज अ प्रेशर पॉलिटिक्स, ये समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश है। इसमें अपना दल के लेटर पैड में प्रज्ञा जी आप देखेंगी तो पाएंगी यहां पर लिखा है लड़ेगा इंडिया। बोल्ड है, बोर्ड लेटर्स में लिखा हुआ है लड़ेगा इंडिया। आप देखिए तो आपको साफ साफ नजर आएगा लड़ेगा इंडिया, इंडिया बोर्ड है। फिर उसके नीचे एक जिक्र एक बार फिर इंडिया का है लेटर पैड के अंदर, वहां भी इंडिया बोर्ड है। तो और ये भी कोष्ठक में है, लड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ये नारा उस समय का है जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अपनी रैली के साथ में दाखिल हुए थे और अपना दल की जो नेता हैं पल्लवी पटेल, वो राहुल गांधी के साथ बगल में जीप पर बैठी हुई थी और वो बातचीत राहुल गांधी से कर रही थी। तकरीबन 1-1.5 घंटे की बातचीत वो हुई थी उनकी गाड़ी पर बैठकर। और उसके बाद राहुल गांधी ने पल्लवी पटेल को हाथ का सहारा देकर जीप से उस दिन उतारा था। उसी दिन मैंने ये बात आपको कह दी थी, उसी दिन मैंने ये बात कह दी थी कि कांग्रेस और अपना दल के बीच में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। और ये जो लेटर जारी किया गया, लड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ये कांग्रेस के समर्थन से या कांग्रेस के बल पर ये लेटर जारी किया गया है प्रज्ञा जी। मैं ये चाह रही हूँ जब ये लेटर जारी हुआ, करके बताइए, इसको खुलकर बताइए भरत जी कि किस तरीके से पल्लवी पटेल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शामिल होती हैं। ये तमाम संकेत उसी वक्त से आने लगे थे और ये खबरें भी आ रही थी। हमने कई डिबेट्स में भी चर्चा करी कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराज है, उनकी मंच नहीं मिल पा रही है, तो इस बात से नाराज है अपना दल का मेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल दोनों। लेकिन अब इंडिया के साथ है, लेकिन उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव को झटका देने का प्रयास किया। ये भी कहा गया, आज तमाम नेशनल मीडिया पर देख रहे हैं कि अखिलेश यादव को झटका, अखिलेश यादव के गठबंधन को झटका। झटका नहीं प्रज्ञा जी, देखिए और अब देखिए तो ये झटका नहीं, ये झटका नहीं, झटका नहीं। देखिए झटका नहीं कहा जाएगा इसको, दिस इज प्रेशर पॉलिटिक्स। और ये एनडीए के भीतर भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के भीतर देखिए आप 3 सीटों के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार की पार्टी और शिवसेना, जो शिंदे वाली शिवसेना है, किस तरीके से मार मची हुई है। कोई गोदी मीडिया आपको वो खबर बताएगा नहीं, दिखाएगा नहीं। तो मतलब पल्लवी पटेल सपा का हाथ छोड़ थामने जा रही है, जल्दी खबर आ सकती है। सवाल दोहराइएगा। मैं ये कह रही हूँ भरत जी, क्या जल्दी सपा का साथ छोड़ करके कांग्रेस का हाथ पकड़ सकती है पल्लवी जी? मयंक जी, मैं आपके सवाल में दम है। देखिए आपके आ गई, आपकी आवाज आ गई, बिल्कुल क्लियर आ गई। आपके सवाल में बहुत ज्यादा दम है और बहुत दूरदर्शी सवाल है आपका प्रज्ञा जी, कि पल्लवी पटेल रहेंगी तो इंडिया में, लेकिन अब तक की जो जितनी जानकारी आ रही है उसके हिसाब से यह दिखाई दे रहा है कि पल्लवी पटेल अब पीडीए की छतरी के नीचे नहीं रहना चाहती। पीडीए मीन्स अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की छतरी के नीचे नहीं रहना चाहती। उन्होंने अपने
फूलपुर से, मिर्जापुर से और कौशाम्बी से ये पहली लिस्ट उन्होंने जारी करके इस बात के संकेत दे दिए। और दूसरी तरफ से मैं शाम को ये बात कह ही रहा था डिबेट में, लाइव डिबेट में ही कह रहा था उल्टा चश्मा पर, कि अखिलेश यादव की तरफ से सूची आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव का जो राजनीति करने का स्टाइल है, उस स्टाइल के हिसाब से सूची रात तक आ जानी चाहिए। और वो सूची 8 बजे गिर गई प्रज्ञा जी आपके बगल में। दूसरी सूची है वो समाजवादी पार्टी की है। अब इसमें देखने लायक बात यह है कि कौशाम्बी से अपना दल से पल्लवी पटेल ने यहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब मिर्जापुर से, माफ करिए, मिर्जापुर से अपना दल ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, पल्लवी पटेल ने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी मिर्जापुर से लास्ट वाली जो वो है, लास्ट वाला जो नंबर है राजेंद्र एस बिंद को यहां से टिकट समाजवादी पार्टी ने दे दिया। अब मिर्जापुर से अपना दल ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतार दिया। इट मींस कि अखिलेश ने नहले पर दहला खेला है। इट मींस कि अखिलेश यादव ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो पल्लवी पटेल की प्रेशर पॉलिटिक्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो ये बात हुई थी इंडिया गठबंधन बनते समय कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सबसे बड़ी होगी वही पार्टी टिकटों के बारे में निर्णय लेगी, वही पार्टी लीड करेगी उस प्रदेश में, चाहे वो जो भी प्रदेश हो। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लीड करते हुए कांग्रेस को 17 सीटें शायद दी हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि जो बम्बा वाले भाई साहब हैं जो चले गए अभी भारतीय जनता पार्टी में, जैन जी, उनको भी सीटें दी थी, उनको भी 7 सीटें दी थी, लेकिन अपना दल को सीटें नहीं दी थी प्रज्ञा जी। इस बात पर भी गौर करिएगा। अपना दल यानी पल्लवी पटेल से शुरुआत से ही क्या अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच अनबन थी? क्या ऐसा बिल्कुल था? भरत जी, इसीलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। अगर ऐसा था प्रज्ञा जी और पल्लवी पटेल ये समझ रही हो कि वो कांग्रेस के साथ में मिलकर लड़ेंगी और कांग्रेस के साथ में मिलकर जीत जाएंगी, तो ये उनकी भूल साबित होगी प्रज्ञा जी, राजनीतिक भूल साबित होगी। क्योंकि वो अगर अकेले लड़ती, देखिए, चौतरफा आप राजनीतिक दुश्मन नहीं खड़े कर सकते। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी से उनकी अंदर खाने कुछ भी हो, लेकिन सामने से राजनीतिक उनकी विरोधी पार्टी है। दूसरा, उनकी बहन की पार्टी अपना दल सोनेलाल, वो उनकी राजनीति में धुर विरोधी पार्टी है। तो 2 राजनीतिक दुश्मन यहां हो गए। अब तीसरी तरफ विपक्ष में भी अगर आप राजनीतिक दुश्मन बना लेंगे, राजनीतिक विरोधी बना लेंगे, यानी अगर समाजवादी पार्टी को भी अपना राजनीतिक विरोधी बना लेंगे और कांग्रेस के साथ में ये समझेंगे कि इनके साथ में लड़कर हम जीत सकते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश के भीतर। उत्तर प्रदेश के भीतर स्थिति ये है, देखिए प्रज्ञा जी, बहुत मैं ईमानदारी की बात कहता हूं, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में अपनी सीट जीतने की नहीं है जी। मेरठ अमेठी की सीट कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की हालत तो यह है कि अपनी परंपरागत सीट जो सोनिया गांधी ने छोड़ी है उस पर तो उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे हैं अब तक उस पर तो ये राय नहीं बना पाए कि किसको घोषित करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषित नहीं की है, तो कांग्रेस के ऊपर कोई नैतिक दबाव बतौर पत्रकार आप डाल नहीं सकते कि आप ही घोषित करिए, आप क्यों नहीं घोषित कर रहे, आप घोषित करिए। अब मसला यह है कि कांग्रेस के सहारे अगर अपना दल अपना दल कमेरावादी अगर लड़ना चाहती है, तो फिर ये अपना दल कमेरावादी की जो है राजनीतिक भूल साबित हो सकती है प्रज्ञा जी। यहाँ पर पशुपति पारस अगर चिराग पासवान के सामने फाइट करते हैं तो इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इसके सियासी मायने समझाइए जरा भरत जी। युद्ध, किसको कितना नुकसान होगा? युद्ध, ओके प्रज्ञा जी, युद्ध, द्वंद्व युद्ध, खुला युद्ध। पशुपति पारस किसी भी समय यह ऐलान कर सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। किसी भी समय यह खबर आ सकती है, चाहे कल आ जाए, परसों आ जाए, किसी भी समय यह खबर आ सकती है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। और उस समय होगा युद्ध, धर्म युद्ध, गृह युद्ध, घर में युद्ध होगा प्रज्ञा जी,
घर में युद्ध भारतीय जनता पार्टी कराएगी। ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है प्रज्ञा जी, दिमाग लगाती है हर चीज में। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दशक के बाद, 2 दशक के बाद, क्या क्या करने के बाद, कितने पापड़ बेलने के बाद अब जाकर बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आ पाई है। 17 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी बिहार में लड़ रही है। मत भूलिए आप इसको। 16 सीटों पर नीतीश कुमार को लाकर पटक दिया है। 16 पर, एक पायदान नीचे, आवाज नीचे। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहकर दिखा दिया है, कर कर भरत दिखा भरत जी, दिया है एक चीज नीतीश और है, कुमार को। एक चीज जो और आप कह रहे और हैं अब कि गृह जी गृह युद्ध होगा, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि बीजेपी ने 5 साल जिस 5 सांसदों को लेके आपने पशुपत पारस को लेके चले, वही 5 सांसद पशुपत पारस 5 सीटें मांग रहे थे, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। अब यही 5 सीटों से चिराग पासवान लड़ रहे हैं और अगर यही गठबंधन पशुपत पारस जाते हैं पारस गठबंधन के साथ, तो ये वही 5 सीटों पर दावा ठोकेंगे। दोनों के वोटर एक हैं, तो युद्ध होना लाजमी है बिना कहे। और पारस नहीं चाहेंगे कि जमुई की सीट किसी भी कीमत पर, हाजीपुर की सीट किसी भी कीमत पर, समस्तीपुर की सीट किसी भी कीमत पर चिराग पासवान जीते। अगर चिराग पासवान जीतते हैं तो उनका दावा मजबूत होगा और पशुपत पारस की राजनीति खत्म होगी। और पशुपत पारस के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि गठबंधन के साथ मिलकर, जहां बिहार में बीजेपी के लिए पहले से जंट लग रहा है, वहां पर और जंट लगाने का, अगर वो साथ आते हैं तो मयंक चिराग के जी, लिए ये सीटें जीतना आसान नहीं होगा। मयंक जी, ये गृह युद्ध करा कौन रहा है ये भी तो देखिए। सर, अभी तक जो बीजेपी पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के नाक के बाल थे, जिन पशुपति पारस को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाकर रखा था, अभी तक जो पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के लिए रामविलास पासवान के असली राजनीतिक वारिस थे, अचानक से उन पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है और एक भी सीट नहीं दी है। एक भी सीट, 0 सीटें। पशुपति पारस ने कहा बड़ा अपमान हो गया, बहुत अपमान हो गया, मेरा भी हो गया, मेरी पार्टी का भी हो गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी अभी तक लड़वा रही थी चिराग पासवान को पशुपति पारस से, अब पशुपति पारस बदला लेंगे चिराग पासवान से। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के भीतर अंग्रेजों वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है भरत जी, चाचा इसमें इसमें भतीजे के बीच इसमें में। दो चीजें फायदा होगी। अगर पशुपत पारस जीतते भी हैं तब भी बीजेपी का फायदा है, और चिराग जीतते हैं तब भी बीजेपी का फायदा है। क्योंकि अगर चिराग हारते हैं तो आप देखिएगा कौन जीता है, ऐसा पशुपत क्यों बोल पारस रहे जीत हैं रहे आप? हैं वहां पे। इसका रीजन है क्योंकि उस सीट पर पशुपत पारस हम्म। जीतेंगे। बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसे आदमी को, हाँ। पशुपत पारस लगातार विरोध कर रहे थे, बीजेपी को पता था कि कभी भी बगावत कर सकते हैं। चिराग वही है जो हनुमान हमेशा बने रहेंगे, हाँ। राम मोदी रहेंगे, राम को छोड़ के नहीं जाने वाले। बीजेपी कहेगी एक हाँ। तो जय सिया राम एक, अगर कहेगी दो तो जय सिया राम दो, तीसरी नहीं होने पाएगी। लेकिन पारस ऐसा नहीं है। पारस रामविलास पासवान के समय के नेता है, और साथ में जैसे यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल की जोड़ी थी, वैसे ही रामविलास पासवान और पारस की जोड़ी थी। पारस बहुत पुराने मंझे हुए नेता हैं और बीजेपी को पता है चिराग नए और युवा नेता हैं, उन्हें बहला लेना, फुसला लेना, राजनीति में नए हथकंडे अपनाना। बीजेपी जानती है 5 में से 1 जीतेंगे, अपनी सीट बचा लें, 1-2 बचा लें, हमारे लिए क्या होगा, हमने तुमको 5 दी, नीतीश की तरह एहसान जताएंगे, 5 दी थी, तुम जीत के कितनी आए, 2, तो एहसान हमें, हमने तब भी तुम्हें मंत्री बनाया, हमने तब भी तुम्हें ये बनाया। सेम नीतीश जैसा हाल। फिर 17 से 16 पे आ गए आज नीतीश, दाव छोटे भैया हो गए, अभी छोटे भैया हैं। अभी ये जो लोकसभा का चुनाव होगा, फिर ये छोटे से सबसे छोटे भैया हो जाएंगे। उसके बाद अगले 2025 में विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी इस बात को बहुत पहले कह चुके हैं कि सिर्फ जो बिहार में विधानसभा का युद्ध होगा वो बीजेपी वर्सेस तेजस्वी होगा। नीतीश चाचा हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी के ट्रैप में फंस चुके हैं। भरत जी क्या जी कहेंगे? प्रज्ञा जी, देखिए देखिए, क्योंकि कांग्रेस
अब तक बहुत नीरस थी और लोगों को भी लग रहा था कि कांग्रेस जो है फाइट नहीं कर रही है, लड़ नहीं रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन चुनाव अनाउंस होने के बाद कांग्रेस ने रफ्तार दिखाई है, कांग्रेस ने धार दिखाई है। अब कांग्रेस इस चुनाव में उतर चुकी है और ये मुकाबला रोमांचक होता हुआ अब दिखाई देने लगा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को आज की तारीख में देखिए, बजती हुई ढोल को हर कोई बजाना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो ताजी ताजी मढ़ा कर लाया है, जिसकी बज रही है उसकी सब सुनना भी चाहते हैं, उसकी ढोल को सब बजाना भी चाहते हैं। फूटी हुई ढोल को कोई बजाना नहीं चाहता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज की तारीख में नेता उतरकर कांग्रेस में आ रहे हैं, तो इट मींस कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ देख रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी आदत है और बहुत अच्छा तरीका भी है, राजनीति में होना भी ये चाहिए कि नरेंद्र मोदी जनता की आंख पर काली पट्टी बहुत अच्छे तरीके से बांधना जानते हैं। चाहे कोरोना में थाली पिटवाना हो, दिया जलवाना हो, चाहे चाहे और तौर तरीके हो, चाहे नोटबंदी का तरीका हो, उसमें भी अच्छी तरीके से जनता को टैकल किया, लाइन में लगवा दिया, लेकिन फिर भी कहा कि हमको 50 दिन दे दो और हम काला धन खत्म कर देंगे। हुआ नहीं काला धन खत्म। आज भी नरेंद्र मोदी जी की ईडी, आईटी, इनकम टैक्स भारत में रेट डालते डालते परेशान है, काला धन निकालते निकालते परेशान है। काला धन निकल गया था तो आ कहां से रहा ये पता नहीं चल पा रहा। लेकिन मोदी जी पट्टी अच्छी तरीके से आंखों पर बांधते हैं और इस बार मोदी जी का जादू, मैजिक, करिश्मा सब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। इसमें कोई दो राय नहीं है और कहते हुए मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं या बहुत बड़ी बात कह दे रहा हूं या ऐसा कुछ, कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछला करिश्मा नहीं दोहरा रही है और नरेंद्र मोदी जी ने माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की है, माहौल ऐसा बनाने की कोशिश। हमारे यहाँ कहते हैं गांवों में कि कहते हैं कि भैया एक कट्टा या सलाह का लाइसेंस ले लो, तो कहते हैं पहले तोप का लाइसेंस बनवाने चलो। जब तोप का बनवाने कहोगे डीएम से, तब वो आएगा कट्टे पर, तब वो आएगा तमंचे पर कि तोप नहीं, तमंचे का लाइसेंस बनवा लो गुरु, तुम्हारा तमंचे का बन सकता, तोप का नहीं बन सकता, तुम तोप चला नहीं सकते। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो है वो बात बड़ी 400 की कह रहे हैं कि 400 पार, ताकि जनता को ये लगे कि गुरु ये तो जीत की बात ही नहीं कर रहा अगला आदमी। तो मतलब 400 पार चाहिए, सीटें इतनी चाहिए, 400 पार चाहिए, जीत की बात नहीं है। जीत नहीं चाहिए, इतनी सीटें तो आ ही रही हैं जीत भर की। अब इससे मैसेज क्या निकल रहा है कि जीत भर की तो आ ही रही है, जीत नहीं चाहिए हमको, ये नंबर चाहिए, ये आंकड़ा चाहिए। अब जनता इस बारे में भ्रम में रहे कि मोदी जी जब कह रहे हैं कि लाओ 400 पार, तो अगर अटक रहे होंगे 399 में, तो लाओ हम वोट दे दे 400 पार के, 400 तो हो ही जाए, मार बेचारे कह रहे हैं 400 पार 400 पार। लेकिन ये मोदी जी को मालूम है कि उनकी हालत आज 272 पार करने की नहीं हो रही है। जब 400 पार कहेंगे तब कहीं 272 पार कर पाएंगे।